जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं या ऑपोजिशन को हराने के लिए लड़ते हैं या फिर बीजेपी को हराने? सवाल हमसे क्यों है? आपने एक बार भी नहीं कहा। या तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हरियाणा में और गुजरात में अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम थी। आपका कोई इंटरव्यू मुझे ऐसा दिखा दिए जिसमें आपने अखिलेश यादव से ये पूछा हो कि मध्य प्रदेश में आप बीजेपी के एजेंट थे क्योंकि कांग्रेस कह रही। एक आदत हो गई है ना कुछ नेताओं को स्पेशली कि उनसे उनके कंफर्ट के सवाल पूछे जाएं, उन्हें पैम्परिंग की जाए, तो एटलीस्ट इस चैनल में वो पॉसिबल नहीं। नहीं सवाल चुनाव है, आप समझ नहीं रही हैं। या हाँ। तो मुझे लगता है कि आप सवाल नहीं पूछ पा रही हैं। कितना सेफ चलते हैं आप, फिर बी टीम के एलिगेशन लगते हैं तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्लाटर हाउस के मालिकों से चंदा लिया। एक मुसलमान आसिम वकार ये कह रहा है कि गाय को बचाइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। आप हमको यहाँ बैठकर गाय और जानवर समझा रही हैं। नहीं, मैं आपको नहीं समझा रही, मैं आपको नहीं मैडम, आप ऐसे नहीं करिए। आप एक सेकंड वकार साहब, सबसे आसान गर्दन मुसलमानों की है, उन्हीं को बखलू। तो अखिलेश यादव मुसलमान वोटर्स का शोषण कर रहे हैं। इसको रहने दीजिए कि मुसलमान जो है वो कभी एक आदमी से 2 बार धोखा नहीं खाता है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में इतना कह दूं कि वो रात में आदमी कुछ होता है और सुबह कुछ होता है। पॉलिटिकल करियर को खतरा है ओम प्रकाश राजभर के? खतरा क्या है? मैं समझता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर का जो पॉलिटिकल करियर है वो धोखे की बुनियाद पर रखा है। आप लगता है बीजेपी से नाराजगी मोल लेंगे वो? क्या बचेगा उनके पास? है क्या उनके पास? फिर भी क्या है उनके पास? क्या नहीं है? क्या है उनके पास? जो आप पाना चाह रहे हैं वो उनके पास है। नमस्कार आप सभी को, आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। भारत समाचार के पॉडकास्ट, स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे मेहमान हैं असीम वकार साहब। AIMIM की हम बात करेंगे, उसके फायरी प्रवक्ता हैं। अमूमन आपने बहुत सारे डिबेट शोज में उन्हें देखा होगा, बहुत वोकल हैं, बहुत मुखर होकर बोलते हैं। आज हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं और ये जो एक उनको लेकर एक माइंडसेट है या मीडिया में लिखा जाता है इज एक्सट्रीम कट्टर, तो मैं उसी से सवाल शुरू कर लेती हूँ। वकार साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में बात करें पहले या फिर ओवैसी साहब के बारे में बात करें या फिर AIMIM की ही बात कर लें? ऐसा क्यों कहा जाता है कि बहुत कट्टर राजनीतिक दल है और बहुत कट्टर इसके नेता हैं और स्पेसिफिक एक रिलीजन की ही बात करते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो सबसे ज्यादा उसूल पसंद लोग होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, उनकी बात लोगों को बुरी लगती है और उनको बदनाम करने के लिए उन पर कट्टरपंथी का आरोप लगता है। आज तक कभी भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑप्रेस्ड लोगों की बात ना की हो। मेरा मसला ये है कि हिंदुस्तान में जो लोग दबे कुचले हैं, जो 85% की आबादी है, मैं उनकी बात करता हूँ। या आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दीजिए आप। भाई, जिस तरह से एजुकेशन पर मैं बोलता हूँ कि सरकारों को चाहिए कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाए और जो बढ़ी हुई फीसें हैं, जो बेलगाम फीसें हैं, इन पर सरकार लगाम लगाए। तो मैं कट्टरपंथी कहाँ से हूँ? क्या मैं मुसलमानों की बात करता हूँ? अगर मैं ये कहता हूँ, अभी यूपी में कुछ स्कूल बंद हुए हैं और इट्स अ बिगेस्ट टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है। कुछ नहीं बंद हुए हैं। तो आपने कहाँ पे उसे मुद्दा बनाया? अगर हमारी नजर में नहीं आया तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, बताइए। पिछले लगभग 12-15 साल से मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूल हैं इनको बंद किया जा रहा है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल अगर शिक्षा खराब की जाएगी सरकार के स्कूलों में, उनके स्कूलों से बच्चों को बाहर किया जाएगा, तभी तो ये प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ेंगे, फले फूलेंगे। सरकार इसमें शरीक है, सरकार के मिनिस्टर इसमें शरीक हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को कम पैसे में या बिना पैसे की शिक्षा मिले। इसीलिए सरकार अपने स्कूलों को खत्म कर प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ा रही है। बेलगाम फीसें हैं। आपने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार में कुछ मंत्री हैं सरकार में। मैडम, कुछ एक नाम ले पूरी बात तो कर लेने दीजिए। आप पूरी बात रखिए। मैंने कहा मैं पिछले 12-15 साल से ये बात उठा रहा हूँ, तो ये एक सरकार की बात तो नहीं है, ना व्यक्ति विशेष की, ना मंत्री विशेष की है। मेरा कहना यह है कि जिस मुल्क में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर उनकी जिंदगी बसर कराई जा रही है, उन परिवारों के लोग अपने बच्चों की 5,000 रुपए महीने की फीस कैसे जमा करेंगे? क्या ये प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे मुल्क में शासन कर रहे हैं? क्या ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं सोचना चाहिए, या बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं सोचना चाहिए, या बंगाल के मुख्यमंत्री को नहीं सोचना चाहिए? मैं नाम ले रहा हूं, DPS तो कांग्रेस नेता का है। बस साफ तौर से बोल रहा हूं,
इसमें हर सरकार के मिनिस्टर्स, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गलत काम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रिश्वत और फंड जाते हैं। इसका एक मैं काउंटर सवाल पूछ लेती हूँ। एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। देश में भी जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन और हेल्थ में होता है। उसके बाद बाकी इश्यूज आते हैं आपके, चाहे हम उसे ग्रोथ की बात करें, फिर आपका पीडब्ल्यूडी आ गया, कुछ अलग अलग महकमे आ गए, अल्पसंख्यक मंत्रालय आ गया और अलग डिपार्टमेंट्स। कोई मूवमेंट नहीं बनाया आप लोगों ने? कोई मूवमेंट बनाते? आप 12 सालों की बात कर रहे हैं, आप एक दो भी बता दीजिए। हो सकता है कि हम अनअवेयर हों, हमारे पास इसकी जानकारी ना हो। अगर आपका मैडम विचार अच्छे हैं तो आप स्वयं में एक मूवमेंट है। अगर आपकी बात सुनी जा रही है तो आप स्वयं में एक मूवमेंट चला रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, जानती तो आप भी हैं। अभी आपने खुद ही कहा कि स्वास्थ्य में भी घोटाला है। मेरा अपना मानना, सरकारों से मांग मेरी ये है कि जब एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेल चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में एजुकेशन क्यों नहीं दी जा सकती है? समान शिक्षा अधिकार क्यों नहीं हो सकता है लोगों के पास? ऐसा थोड़ी ना है कि गरीब का बच्चा यूपी बोर्ड में पढ़ेगा और अमीरों का और करोड़पति और नेताओं का बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा। नहीं, राइट टू एजुकेशन तो बहुत पहले आ गया। आप मेरे सवाल को घुमा लागू गए। कहाँ हुआ? घुमा गए आप नहीं मेरे नहीं, मैं सवाल नहीं को। घुमा मैंने के सोचा गया कि मैडम। आप मुझे असल में नहीं, नहीं नहीं, सुनिए बात सुनिए सुनिए। असीम वकार साहब, हम बहुत आराम से और बहुत हेल्दी बात कर सकते हैं। मैंने आपसे एक मूवमेंट पूछा, आप मुझे वो एक मूवमेंट नहीं बता पाए। मैं ये इस बात से डिनाई नहीं करती कि ये इशू नहीं है। इट्स अ बिगेस्ट इशू। एजुकेशन बहुत बड़ा इशू है। एजुकेशन और हेल्थ, एज अ ह्यूमन भी, एज अ जर्नलिस्ट भी, एज अ सिटीजन भी मैं ये मानती हूँ, और इस पर काम होना चाहिए। और आपने, क्योंकि इस हमारी चर्चा में पहला टॉपिक ही एजुकेशन आया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे इसको लेके, चलिए पहले नहीं भी हो पाया तो आप मुझे बता दें कि हमारी एक पाइपलाइन में ये वाला प्रोजेक्ट है या ये वाला मूवमेंट है और हम इसको लेकर सड़क पर आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दूर इलेक्शन भी नहीं है। अब आप ये बताइए कि अगर भारत के प्रत्येक नागरिक की मांग को मूवमेंट चलाकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करके मांगना पड़े तो फिर ऐसी सरकारों का क्या फायदा है? क्या सरकार को नहीं पता है? अभी आपने स्वास्थ्य का नाम लिया, मैंने ब्रजेश पाठक जी से कहा, आपके जो मंत्री हैं स्वास्थ्य के, और एक फंक्शन में मैंने उनसे कहा, बात हो रही थी, बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मंत्री जी, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दिला रहा हूं कि कमीशन खोरी है पैथोलॉजी में। 70% जांच पर कमीशन जाता है डॉक्टरों का। इस पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे? क्या सरकार को उसको समझ में नहीं आता है? पाठक जी का क्या जवाब था? अगर जवाब सही होता तो अब तक के लगाम लग गई होती। आपको जो जवाब था वो तो बताइए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि बस जो जवाब उनको देना चाहिए था, अगर वो जवाब मुझे ना भी देते और इस पे अमल करते तो आज ये जो 70% कमीशन की पैथोलॉजी है ये बंद हो गई होती। 1 रुपए की 10 गोली जहां बिकती हैं, उसके ऊपर डॉक्टर्स की जाके देखिए क्या हालात है। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग को चलाना चाहिए कि 1 रुपए की जो गोली होती है 10, वो 700 रुपए की बेची जा रही है। आप जिस क्या ये बात जब मुझे पता है तो क्या मिनिस्टर को नहीं पता होगी? क्या सचिव को नहीं पता होगी? क्या प्रमुख सचिव को नहीं पता होगी? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगी? आप जिस चैनल पर हैं सर, उसकी स्पेशलिटी ही यही है कि वो डंके की चोट पे खबरें मैं आपसे चलाता है फिर ये सर। बात कह रहा हूं, आपने कहा कि जवाब क्या और दिया। आप अपना कैमरा इस पॉडकास्ट के बाद, इंटरव्यू के बाद ब्रजेश पाठक जी पास भेजिएगा और कहिएगा कि पैथोलॉजीज आप में बता क्यों नहीं रहे? अगर उन्होंने आपको कोई जवाब दिया, वो तो हम जाएंगे सवाल कर लेंगे। आप वो जवाब बता दीजिए। उन्होंने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। उन्होंने कहा जैसा चल रहा चलने दो। सीरियस नहीं लिया आपको? एक मिनिस्टर की ये सोच नहीं होना चाहिए। एक मिनिस्टर की ये सोच नहीं होना चाहिए कि जैसा चल रहा चलने दो। क्यों चलने दो? कोई तो शुरुआत करेगा, कोई तो शुरुआत करेगा। ठीक है, AIMIM की मैं बात करती हूँ सिलसिलेवार तरीके से, फिर मैं आपके साथ यूपी से होते हुए बिहार और बिहार से फिर नेशनल इश्यूज पर भी आऊंगी। AIMIM की हिस्ट्री बड़ी रोचक है और ओवैसी साहब लंबे समय से, उनसे पहले उनके फादर साहब थे, सलाउद्दीन साहब। आप एक लोकसभा से बाहर नहीं निकल पाए, सिर्फ अपने तेलंगाना में ही, और 7 विधानसभा से बाहर। आपको लगता है कि आप देश में रिफॉर्म ले आएंगे, आप बड़ी पार्टी बन जाएंगे? आप जो फ्रंट्स बना रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, मैं उसकी स्पेसिफिक बात करूंगी, आप तेलंगाना में कुछ नहीं कर पाए? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक स्टेट में हैं, और बहुत सी उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं जो 2 डिस्ट्रिक्ट में हैं और सरकार में भी हैं।
और बहुत सी ऐसी उत्तर प्रदेश में और देश में पार्टियां हैं जो 2 लोकसभा में हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। लेकिन एक स्टेट में होने के बाद या एक डिस्ट्रिक्ट में होने के बाद अगर कोई देश को जागरूक कर रहा है तो मैं समझता हूँ ये उसकी ताकत और विल पावर दिखाती है। देखिए, मैं जब आप लोग मतलब स्पेशली एआईएमएम की हिस्ट्री पढ़ रही थी, मैंने बाकायदा डाटा भी देखा विधानसभा का भी, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा है। हैदराबाद जो है 45% मुस्लिम बाहुल सीट है जी, ठीक है। वहां पर एक पार्टी जिस पर ये माना जाता है कि वो स्पेसिफिक रिलीजन की पॉलिटिक्स करती है, उस पर आप ही जवाब देंगे। वो उस एक लोकसभा से बाहर नहीं निकल पाई, उस 7 विधानसभा से बाहर नहीं निकल पाई। उसके अलावा आपका वोट शेयर देखिए, आपको 2000 लास्ट इलेक्शन में आपका 2.22% रहा, 2023 में, 2018 में आप 2.71% वोट लेते हैं। कहाँ पे? विधानसभा आपके हैदराबाद की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद आपका वोट शेयर फिर घट जाता है 2014 में 3.71, मतलब आपका तीनों इलेक्शन में वोट शेयर घटा है। तो ये क्या आपकी बात वहां के लोग भी नहीं सुन पा रहे? नहीं मैडम, हमारे लगातार जो विधायक हमारे जीत के आ रहे हैं वो मेंटेन है। बढ़ क्यों नहीं रहे? नहीं, आपके पास विजन है, आपके पास आपको बहुत पता है ही एजुकेटेड लीडर है। आपको पता है पूरे तेलंगाना में कुल 48 लाख मुसलमान हैं। हाँ, मुझे है जानकारी। कुल 48 लाख। और जिस लोकसभा में असद ओवैसी साहब जीत कर आते हैं, इस लोकसभा में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम, बैकवर्ड और ओबीसी भी बहुत ज़्यादा तादाद में एमआईएम से जुड़ा हुआ है, एमआईएम को वोट देता है। इसी वजह से ओवैसी साहब अभी तक हारे नहीं। 84 में उनके फादर जीते थे पहली बार, और 84 से आज 2025 तक वो सीट कोई एमआईएम से नहीं छीन पाया है। इसका मतलब ये बात साबित करती है कि बेहतरीन लीडर बेहतरीन काम कर रहा है। आपने बताया हैदराबाद की बात, तो हैदराबाद में अगर आपने रिसर्च की है तो आपने एमआईएम के एजुकेशन पे रिसर्च की? मैं सब जानती हूँ, वहाँ के कॉलेज, वहाँ के स्कूल, स्पेशली ओवैसी फैमिली के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, सबकी जानकारी है। लकीली मुझे वहाँ पे कितने बच्चे अकबर ओवैसी साहब पढ़ा रहे हैं? लेकिन मेरा जो मूल सवाल था वकार साहब, वो ये था कि आप लोग एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे? कोशिश कर रहे हैं और पूरी ताकत से हम लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी प्रॉब्लम है, या बिहार की। देखिए 5 विधानसभा जीते थे हम लोग, 4 आरजेडी के नेता तेजस्वी साहब तोड़ कर ले गए, खरीद कर ले गए। आपको ये बात ही पता होगी। मुझे पता है आपके 5 एमएलए जीते थे, 4 जो हैं चले गए आरजेडी में। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि पूरी रिसर्च करते कि 18,000 12 इंटर कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक केजी टू पीजी है, और ओवैसी अकबर ओवैसी साहब चलाते हैं इन कॉलेजेस को। 18,000 से ज्यादा बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जा रही है, फ्री में। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि खाली अकबर ओवैसी अकेले विधायक हैं या असद ओवैसी अकेले सांसद हैं। मुझे एक ऐसे एमपी एमएलए का नाम बताइए जो 18,000 बच्चों को अपने पास से फ्री में एजुकेशन दे रहा है। आपने जब बिहार की बात छेड़ी है तो बिहार पर थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूँ। बीजेपी की वाकई बी टीम है। आपने जिन 5 एमएलएस का जिक्र किया, माना गया कि दरअसल उन्होंने आरजेडी के ही, यानी कि एआईएमआईएम ने आरजेडी के ही वोट काटे थे। सीमांचल जो है आरजेडी का गढ़ माना गया और उसे बहुत नुकसान हुआ। यूपी का भी मैं जिक्र करूंगी कि आप 60 सीटों पर लड़े थे, लेकिन एक बार बिहार को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि बिहार आप इलेक्शन में जाने वाले हैं अभी थोड़े समय बाद, और वहां तीसरा मोर्चा बना है कि नहीं बना, आपकी गठबंधन में बात हुई या नहीं हुई है। आप जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं या ऑपोजिशन को हराने के लिए लड़ते हैं, या फिर बीजेपी को हराने के लिए? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें किस नज़र से देखती हैं। अगर आप अखिलेश यादव की नज़र से देखिएगा, हमें तेजस्वी की नज़र से देखिएगा, तो आपका विजन दूसरा हो जाएगा और व्यूज़ भी दूसरे हो जाएंगे हमारे बारे में। लेकिन अगर आप हमें देश के नागरिक की हैसियत से और ईमानदार पत्रकार की हैसियत से देखिएगा, तो आपका विजन और व्यूज़ दूसरे हो जाएंगे। कौन ऐसा है जो हराने के लिए लड़ता है? मुझे आप बताइए। ये सवाल हमसे नहीं, एक मिनट। अब आपका कोई इंटरव्यू मुझे ऐसा दिखा दिए जिसमें आपने अखिलेश यादव से ये पूछा हो कि मध्य प्रदेश में आप बीजेपी के एजेंट थे क्योंकि कांग्रेस कह रही थी। कभी आपने अखिलेश यादव से ये पूछा हो कि महाराष्ट्र में आप बीजेपी के एजेंट थे क्योंकि शिवसेना कह रही थी?
कभी आपने टीएमसी की नेता ममता बनर्जी से पूछा हो कि बिहार में आप जो चुनाव लड़ी वो बीजेपी के कहने पे लड़ी? कभी आपने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से और संजय सिंह से ये पूछा हो, आप यहाँ आते हैं, ये पूछा हो उनसे कि गुजरात में कांग्रेस आपको बीजेपी का एजेंट कह रही थी, हरियाणा में आप बीजेपी के एजेंट थे, कितने पैसे आपने लिए? तो ये सवाल मुझसे बनता है, अन्यथा ये सवाल आपका बेबुनियाद है। नहीं, ये मजाक से ऊपर सवाल मैं नहीं मानूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, सुनिए, आप लीडर हैं, मुझे बताइए कब पूछा आपने? सुनिए तो सही एक सेकंड। जब आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हर तरह के सवाल आते हैं, और वो जो एक आदत हो गई है ना कुछ नेताओं को स्पेशली, कि उनसे उनके कंफर्ट के सवाल पूछे जाएं, उन्हें पैम्परिंग की जाए, तो एटलीस्ट इस चैनल में वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर अखिलेश यादव भी यहाँ पर होंगे, आप मेरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, ऐसे ही रिसर्च होगी, उनसे सवाल होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द यहाँ पर होंगे। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों हुआ कि जहां जहां पर आपके कैंडिडेट जीते वहां पर बहुत कम मार्जिन पर, जहां पे वोटों का ध्रुवीकरण होगा वहां पर ऑपोजिशन को नुकसान होता है, बीजेपी को कभी डायरेक्ट नुकसान नहीं हुआ? इसलिए ये सवाल आता है, आपको पसंद आए या ना आए। अब आप सीधा सीधा से ये बता दिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती? वहां तो हम नहीं लड़े। मैं सवाल सीधा सीधा सा पूछ रहा हूँ आपसे। आपको मैं पार्लियामेंट का एक सुनिए, मैं इसका जवाब देती हूँ आपको। सुनिए, मुझे अमित शाह जी का वो स्टेटमेंट याद है कि ओवैसी साहब अपनी टीम बना लीजिए, क्योंकि आपको बी टीम कहा जाता है, एंड वो एक बड़ा लाफिंग मोमेंट था, आपको याद भी होगा। तो जब सदन में ये बातें हो रही हैं, तो आप यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिए कि आप ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, या कोई टीम नहीं है, आपकी अपनी एक टीम है। इतना सा तो क्लियर करना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत आपत्ति होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जब बिहार में तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने तो मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर आए थे। तो आपने ये क्यों नहीं पूछा तेजस्वी यादव से कि ए टीम बीजेपी, बी टीम नीतीश कुमार और सी टीम तेजस्वी यादव? वो जब चाहे जिससे चाहे मिले। ये सारे सवाल हमसे क्यों है? आपने एक बार भी नहीं कहा। या तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हरियाणा में और गुजरात में अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम थे। ये सवाल उनसे होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, वो होता है सवाल। अच्छा, ये मतलब, और अगर वो ये इस तरफ अच्छा, मतलब ना, ये आपका रूटीन क्वेश्चन है लोगों आप से। इसे जो बोलिए, आप वर्ड्स प्ले करने की कोशिश कीजिए, आप अपने वर्ड्स तो मुझे नहीं कह सकते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, लेकिन ये सवाल बहुत लॉजिकल सवाल है। जब नंबर्स देखे जाते हैं, जब सीट के बीच में मार्जिन देखा जाता है कि कौन सी सीट कितनी वोटों से हारी जा रही है, तो वहां पर जब AIMIM आता है तो लगता है कि खेल बिगड़ गया। मैडम, अभी जब चुनाव तो हुआ, ये सवाल नहीं सवाल चुनाव है, आप समझ नहीं रही हैं। या हाँ। तो मुझे लगता है कि आप सवाल नहीं पूछ पा रही हैं, या मुझे लग रहा है कि आप समझ सब रही हैं, समझना नहीं चाह रही हैं। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अजय राय, अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये बीजेपी के एजेंट है, इन्होंने उत्तराखंड बीजेपी से कहने पर हरा दिया। अखिलेश जी अजय राय को कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। ये तो जनरल सी बात हो गई है। मुझे लग रहा है आप बोल दीजिए हम किसी की बी टीम नहीं है। क्यों नहीं, हम आपको जो मानना हो मानिए। हम अपना राजनीति कर रहे हैं, हम अपने चुनाव लड़ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को उनके मुद्दों पर जगाने की। हमारा मुद्दा है सस्ती एजुकेशन, हमारा मुद्दा है सस्ती दवा, हमारा मुद्दा है सस्ती पैथोलॉजी, हमारा मुद्दा है साफ पानी, हमारा मुद्दा है सस्ता अनाज, हमारा मुद्दा है हर घर में रोजगार। अगर ये बीजेपी के मुद्दे तो आपको मुबारक। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो उठा लीजिए जी, देयर ह्यूज सिमिलैरिटीज, सब मिलते जुलते रहते हैं, काश की वो जमीन पर आए। बिहार में मैं एक सवाल और ले लेती हूँ, क्या बात बनी गठबंधन में, या थर्ड फ्रंट के साथ आ रहे हैं? नहीं, अभी बात चल रही है, अगर बनेगी नहीं बनेगी ये तो बाद में डिसाइड होगा। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं, अभी इस पर कोई बात नहीं हो सकती। वैसे क्या लग रहा है स्ट्रॉन्ग 3 फेज तो बहुत ज्यादा चर्चा में, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, तो लग रहा है कुछ क्या फाइट दिख रही है आपको? अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। yes. चलिए यूपी आ जाते हैं। 60 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था। वैसे राजभर जी को आप जानते होंगे, एक समय पे आप लोग बड़े अच्छे साथी थे, भागीदारी मोर्चा बना था, फिर थोड़ा सा बिखर गए। बहुत सारे सीएम मिलने वाले थे यूपी को, बहुत सारे डिप्टी सीएम मिलने वाले थे। हाल फिलहाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, मुसलमान सपा का गुलाम है। आप इत्तेफाक रखते हैं? अब उनको अपनी सीट खतरे में दिख रही है, जहूराबाद, क्योंकि उन्होंने जहूराबाद के लोगों को धोखा दिया है, जहूराबाद के लोगों के साथ फ्रॉड किया है।
जहूराबाद के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिता के भेजा था। जहूराबाद के लोग बीजेपी से इसलिए नफरत कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जहूराबाद के लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया था, और ओम प्रकाश राजभर ने जहूराबाद के लोगों को ख्वाब दिखाया था और मंच पर खड़े होकर बीजेपी को गालियां दी थी। लेकिन जहूराबाद के लोग अभी समझ गए हैं कि सबसे बड़ा अगर फ्रॉड किसी ने किया उनके साथ तो उनके विधायक ओम प्रकाश राजभर ने किया है, और जहूराबाद की जनता इस बात का बदला लेगी। तो सबसे आसान गर्दन मुसलमानों की है, उन्हीं को बखलो। आजकल क्या ये फैशन बन गया है कि आप टारगेट करें मुस्लिम्स को? या इसमें एक चीज मैं और जोड़ देती हूँ, क्योंकि वो इस तरह से नहीं बोला करते थे जिस ट्रैक पर आजकल है राजभर। पॉलिटिकल करियर को खतरा है ओम प्रकाश राजभर के? खतरा क्या है, मैं समझता हूं कि ओम प्रकाश राजभर का जो पॉलिटिकल करियर है वो धोखे की बुनियाद पर रखा गया है। कभी इसको धोखा, कभी उसको धोखा, कभी इससे फ्रॉड, कभी उससे फ्रॉड, कभी इससे हाथ मिला के उसको पीठ में छुरी, कभी उससे हाथ मिला के उसको धक्का मारकर आगे बढ़ना। तो ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि झूठ की जो हांडी है बहुत देर नहीं चढ़ाई जा सकती है। जो भी अखिलेश यादव ने उनके पॉइंट पे कमेंट किया था बकायदा कि वापस गठबंधन बदलने की कोशिश में है, शायद इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, आप एग्री करते हैं? हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बारे में इतना कह दूं कि वो रात में आदमी कुछ होता है और सुबह कुछ होता है। आप भी ओपी राजभर को ओपी रात भर कह रहे हैं अखिलेश यादव की तरह? यस। आपको लगता है बीजेपी से नाराजगी मोल लेंगे वो? क्या बचेगा उनके पास? है क्या उनके पास? फिर भी क्या है उनके पास? क्या नहीं है? क्या है उनके पास? जो आप पाना चाह रहे हैं वो उनके पास है? नहीं मैडम, वो अपने बच्चे का करियर बनाना चाह रहे थे राजभरों के कंधे पर रख के। वो अरविंद केजरीवाल को नेता बनाकर डेवलप करना चाह रहे थे, एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे राजभरों के कंधों पर, लेकिन राजभरों ने ऐसा होने नहीं दिया, और ये उनका ख्वाब का ख्वाब रह गया है। तो ये मान के चले कि वापस जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे बड़े सारे नए परिवार बनेंगे, एक साथ आएंगे, अपने मौर्य साहब भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब भी हैं, AIMIM किसी का हिस्सा नहीं बनेगी, या फिर थोड़ा सा इंतजार करें, कम से कम राजभर के साथ नहीं जाएंगे? क्या ये मान के चलूं? उन्हीं से जुड़ा सवाल है। राजभर तो मुझे लगता है कि वो इस काबिल भी नहीं है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के लिए एक बात कह दूं कि मुसलमानों में एक बात बहुत प्रचलित है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है कि मोमिन कभी 2 बार एक बिल से नहीं डसा जाता है, यानी एक आदमी से 2 बार धोखा नहीं खाता है। इसका अर्थ ये है कि मुसलमान जो है वो कभी एक आदमी से 2 बार धोखा नहीं खाता है, और राजभर धोखा दे चुके हैं मुसलमानों को, और हमको भी दे चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी कि जो उनके नेता हैं, जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद से सीखना चाहिए। किनके नेता? मुसलमानों के नेता। अब क्योंकि आप तो एक स्पेसिफिक पार्टी को ही चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, आपकी अपनी एक पार्टी है, तो ये डायरेक्ट हिट था AIMIM के लिए। नहीं, मसला तो मुझे हंसी आती है सब बातें सुनकर। अब राजभर हम लोग को बताएंगे कि इस्लाम क्या है और मोहम्मद साहब की प्लीडिंग्स क्या है। अब इसको रहने दीजिए, अच्छी बात आप नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर से? नहीं, नाराज उससे धोखा दिया था पिछले इलेक्शन में। नाराज राजनीति में कोई किसी से नहीं होता है। जो बात सच थी वो बोला मैं। ठीक है, उसका रिस्पेक्ट भी है। आपको चिंता होती है? बीजेपी की पॉलिटिक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अभी वापस से सावन शुरू हो रहे हैं, कांवड़ यात्रा स्पेशली, और फिर कहा गया कि तख्तियां लगा लीजिए अपने नाम की। अभी आपने देखा, कल की खबर है, पेंट उतरवाई गई जी, है ना? इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं और डायरेक्ट हिट होता है एक रिलीजन विशेष पर, क्या फील करते हैं आप? फील क्या करता हूं, देखिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, पाकिस्तान पर भारत ने हमला इस बात पे कर दिया कि नाम पूछकर उन सुअर मानसिकता के आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली चलाई और हमारे भारत के लोगों को मारा, धर्म पूछकर, नाम पूछकर। पूरी दुनिया में भारत ने अपने डेलीगेशंस भेजे
अलग अलग मुल्कों में। हाँ, ओवैसी साहब भी थे एक डेलीगेशन उन डेलीगेशंस ने जाके बताया कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे वो इतने सुअर मानसिकता के थे कि उन्होंने हमारे देश में नाम पूछकर गोली मारी। लेकिन अगर वहां ये सवाल उन मुल्कों में कोई ये पूछ लेता कि तुम्हारे देश में तो पैंट उतरवा कर धर्म चेक किया जाता है और तुम्हारे देश में तो थैला देखकर खाने का मारा जाता है, तो जवाब क्या रह जाता। अब मैं पूरे देश से एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारे देश में घुसकर नाम पूछकर गोली मारी वो स्वर मानसिकता के लोग थे, स्वर मानसिकता के आतंकी थे। तो ये जो लोग पैंट उतरवा कर धर्म चेक कर रहे हैं और खाने के होटलों पर जाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनमें और वो जो नाम पूछ के आतंकवादी मार रहे थे उनमें इनमें क्या फर्क है। और अगर विदेश की एम्बेसीज में, आज विदेश में हमारी एम्बेसीज में वहां के लोग जाकर ये सवाल पूछ लें कि तुम्हारे क्या पैंट उतरवा कर इस तरह से चेक किया जाता है मुसलमानों को, तो तुम किस मुंह से यहां बात करोगे। तो हमारी एम्बेसीज के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो क्या जवाब देंगे। मोदी जी कैसे उनको डील करेंगे। क्या इस पर लगाम नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो डेलीगेशन गया था उसमें ओवैसी साहब भी थे और बहुत वायरल भी हुए थे वो। हालांकि ऑपोजिशन ने कहा कि सिर्फ लंच डिनर और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए लोग गए हैं, बाहर जाके इन्हें क्या ही बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान के बारे में कौन सा मुल्क है जो नहीं जानता, उसकी तासीर क्या है, उसके पैदा ही किन शर्तों पर हुआ है वो भी सब जानते हैं। तो ये दो तरह की बातें नहीं हो गई। या तो फिर ओवैसी साहब उस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनते और जो फर्स्ट डेलीगेशन था वो उसका पार्ट थे जिसे वैजयंत पांडा जी लीड कर रहे थे। तो ये दो बातें हो गई ना वकार साहब, या तो वहां नहीं जाते। हालांकि एक और चीज है कि पूरे पहलगाम के समय जो सबसे ज्यादा वोकल था, फायरी था, जिसने पाकिस्तान पे बीजेपी के लीडर से ज्यादा अटैक किया, दैट पर्सन वाज ओवैसी। चाहे वो बिलावल भुट्टो को कहना हो, चाहे वहां के प्रधानमंत्री को, या फिर असीम मुनीर को, या फिर उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री याद दिलाना हो, ही डिड एवरीथिंग। बहुत फायरी स्टेटमेंट। पर यहाँ पे डेलीगेशन में जाने का क्या लॉजिक है अगर आप स्टेट की गवर्नमेंट से, सेंटर की गवर्नमेंट से एग्री नहीं है। नहीं, बात एग्री की नहीं हो रही है। दो अलग अलग सवाल आपने पूछे। एक सवाल आप पूछ रहे हैं दीन के हवाले से, दूसरा देश के हवाले से। हम मुसलमान लोग हैं और जब अहकाम शरीयत की बात आएगी तो हम पहले मुसलमान हैं, बाद में मुसलमान हैं, आखिर में मुसलमान हैं। लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय और आखिर में भारतीय हैं। बस इसको अगर जिसने फर्क समझ लिया, ये हमारे देश का मामला था, इसलिए ओवैसी साहब गए थे। लेकिन जब हमारे दीन पर हमला करेंगे, हमारी कौम पे हमला करेंगे, तो हम बहुत मजबूती से और पूरी ताकत से इनका मुकाबला करेंगे। मैं ये मानती हूँ कि आपका बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है ये डिप्लोमेटिक। देखिए, अगर आप इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्म देके पैंट उतरवाई जा रही है, बहुत सारे इंसिडेंट है। अलीगढ़ में अभी गोरक्षा के नाम पे आपने देखा कि क्या हुआ था, और डाटा है ये 50 फ्रॉड लोग हैं। क्या बात कर रही हैं आप। कौन गौ के लिए, एक मिनट मैडम, एक मिनट, ये सब फ्रॉड गौरक्षक हैं। क्या बात कर रही हैं आप। कौन गौरक्षक। नहीं, मुझे बताइए। ये संगीत सोम है, ये क्या नाम है उसका, नंद किशोर गुज्जर है, वो राजा सिंह था, वो नितेश राणे, ये गौ भक्त हैं। मैंने तो नाम लेके बताया था। वो बैठे नंद किशोर गुज्जर, जहां से आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, शेरनगर गांव में एक अनिल सूद का कारखाना है, स्लाटर हाउस अलदुआ के नाम से। बीफ एक्सपोर्ट होता है 35 मुल्कों में हिंदुस्तान के। 1 किलो गोश्त लेकर वो परेशान हो जाते हैं। और वहां रोज 800 गाय और 600 जानवर काटे जा रहे हैं। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। जाइए, जाके रोकिए, मोदी जी से कहिए लाइसेंस कैंसिल करें। कौन गौ भक्त है। सबके ऑफिस बंबई में है, नारीमन पॉइंट पर। वहां से एक्सपोर्ट होता है। 40-40, 50-50 मुल्कों में गोश्त जा रहा है। ना ये जीव हत्या के खिलाफ है, ना ये गाय को अपनी मां मानते हैं। अगर ये मानते होते तो हिंदुस्तान में एक भी स्लाटर हाउस ना चल रहा होता, एक भी स्लाटर हाउस ना चल रहा होता। सरकार चंदे लेती है उनसे। ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्लाटर हाउस के मालिकों से चंदा लिया। आप हमको यहाँ बैठकर गाय और जानवर समझा रही हैं। नहीं, मैं आपको नहीं समझा रही, मैं आपको नहीं मैडम, आप ऐसे नहीं करिए। आप एक सेकंड। वकार साहब, मेरा सवाल ये था कि मुजफ्फरनगर की जो घटना है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, पैंट उतरवाने वाली, या पिछले दिनों अलीगढ़ में जो हुआ था, कुछ कथित गौरक्षकों ने मारा था लोगों को बुरी तरह से। बाद में एक डाटा है, ऑफिशियल डाटा है कि 50% से ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश से होता है। और अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ की पहचान बेशक हम ताला नगरी के रूप में कहते हैं, लेकिन 71 देशों में
बीफ एक्सपोर्टर डिस्ट्रिक्ट के तौर पर है। क्या ये मैसेज अपोजिशन कन्वे नहीं कर पा रहा, इसी वजह से गौरक्षक इतने उत्पाती हो चुके हैं, कथित गौरक्षक, और गौरक्षा की ठेकेदारी जो है कुछ लोगों के हाथ में है, या फिर सरकार का संरक्षण है ऐसे लोगों को? आप गौरक्षक कह रही हैं, वो गौरक्षक नहीं है। मैंने एक डाटा दिया, आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ। बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है तो बीफ का उत्पादन भी हो रहा होगा। अब बीफ का उत्पादन प्लास्टिक से तो होता नहीं है, कद्दू, लौकी और खीरे से भी नहीं होता है। बीफ का उत्पादन तो जानवर से होगा ना। मैंने ये कहा था कि अगर सरकार चाह जाए तो इस बात का आंकड़ा 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएगा कि हिंदुस्तान में जितने स्लॉटर हाउस हैं 72-73, इनमें जो लोग बीफ के लिए, बीफ उत्पादन के लिए जानवर सप्लाई कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, कहां से इतना जानवर सप्लाई किया जाता है, कितना जानवर सप्लाई किया जाता है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन लोग पालते हैं, कौन खरीदते हैं, कौन बेचते हैं। तो जब इसका आंकड़ा निकाल के लाइएगा तो बहुत से गुंडे, बदमाश और ये रक्षक टाइप के लोग बेनकाब हो जाएंगे। कोई तो बेच रहा है, कोई तो बेच रहा है, जागता इंसान बेच रहा है ना, कोई तो बेच रहा है। तो एक साहब ने कहा मुश्किल है, मैंने कहा मुझे बनाइए, अगर एक हफ्ते के अंदर उन सभी स्मगलरों को जो बीफ एक्सपोर्ट में मदद करते हैं और जानवर सप्लाई करते हैं देश के सामने ला के रख दूंगा। सब सरकार जानती है, सब मिले हुए लोग हैं। भाई बीफ अगर पैदा हो रहा है, हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, तो कोई तो जानवर सप्लाई कर रहा है। मैं आपको एक डाटा बता देती हूं। आप छापा मारिए, वहां से खुर मिलेंगे, वहां से सींगे मिलेंगी, वहां से खाल मिलेंगे, खाल से पहचान हो जाएगी कि कौन सा जानवर है, ये किस नस्ल का जानवर है, सब मालूम पड़ जाएगा। क्यों नहीं करते हैं? बखाली मुसलमान का 1 किलो का जोला चेक कर लिया और उसको मारना शुरू कर दिया। और जहां से एक दिन में 60 हजार 70 हजार केजी, 1 लाख केजी बीफ एक्सपोर्ट हो रहा, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप बताइए, क्या खाल से पहचान नहीं हो सकती? क्या खुर से पहचान नहीं हो सकती? क्या सींग से पहचान नहीं हो सकती? क्या गोश्त से पहचान नहीं हो सकती? पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, पॉलिटिकली और क्रिमिनली दोनों है। क्या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? सब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, सब इन्वॉल्व है भाई। कौन इन्वॉल्व? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने आपसे अगर सवाल ये पूछा कि अगर बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है तो बीफ उत्पादन भी हो रहा होगा, कौन सप्लाई कर रहा है जानवर? तो क्या आप अगर ये पूछा जाए आपसे, सप्लाई को आज तक आपने जांच की इस बात की? ये गौरक्षक गए वहां, ये गौ गुंडे, काउ विजिलेंट, जिसको मोदी जी ने कहा था, ये कोई रक्षक नहीं है। तो इन्हें संरक्षण है सरकार का। फिर मैंने आपसे कहा ये इस्तेमाल हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये एक बकायदा टीम है, ये पेड वर्कर हैं। एज पर डाटा मैं बता देती हूँ, जो लोग हमें देख सुन रहे हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा जिसे कहते हैं, उसके आंकड़े हैं 2022-23 में भारत में 10.75 मीट्रिक टन मीट एक्सपोर्ट किया गया जी। और यूपी से 6,49,675 मीट्रिक टन मीट एक्सपोर्ट हुआ। कुल एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा है। और स्पेशली कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मुंबई, अलग अलग शहर भी हैं, नई दिल्ली, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वेस्टर्न यूपी स्पेशली। तो ये जो वेस्टर्न यूपी के कुछ नेता हैं जो कहते हैं हम सनातन के बहुत बड़े रक्षक हैं और हमेशा कोई मुस्लिम है तो उसे जो शक की नजर से देखा जाता है, कंप्लीट पॉलिटिक्स और सेंटर स्टेट का संरक्षण। आपने नाम लिया कुछ नेताओं का, उनकी पॉलिटिक्स का आधार यही है। देखिए बताऊं आपसे, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी है 14.5%। और आप तो देख के पढ़ रही थी, मैं तो आपको ऐसे ही बता दूंगा अभी। हिंदुस्तान में जो गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन, वो 74% है। मुसलमान बदनाम है। 14% को अगर हटा दिया जाए तो ये 60% लोग जो गोश्त खा रहे हैं वो कौन लोग हैं? मुसलमान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान तो सिर्फ 14% है और 74% आबादी जो है वो गोश्त खा रही है, गोश्तखोर है। हिंदुस्तान में मैंने पिछले कई सालों से मांग कर रहा हूँ, और खासकर जब से बीजेपी आई है,
कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गाय माँ है, और गोवा में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, असम में क्या है। मैं ये मांग कर रहा हूं भारत सरकार से कि जब आप ऊंट बचा सकते हैं, ऊंट संरक्षित जानवर है, ऊंट की कुर्बानी नहीं हो सकती, ऊंट नहीं खाया जा सकता, ऊंट बचा सकते हैं, शेर बचा सकते हैं, मोर बचा सकते हैं, गिलहरी बचा सकते हैं, लोमड़ी, भेड़िया बचा सकते हैं, तो गाय क्यों नहीं बचा सकते आप? गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए, उसको संरक्षित कीजिए। गाय लाना, ले जाना, पालना, बेचना, खरीदना सब हराम हो जाएगा। बचाइए। एक मुसलमान आसिम वकार ये कह रहा है कि गाय को बचाइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। और ये जितने भी अपने को गौरक्षक कहते हैं, ये आज तक अल कबीर से, अल दुआ से, अल अरेबियन से एक सवाल ना कर पाए कि तुम्हारे क्या कितने जानवर कट रहे हैं और कौन कौन से कट रहे हैं, इसमें दोष किसका है? सच्चा गौभक्त कौन, गौ प्रेमी कौन? आसिम वकार। मैं बचाने की बात कर रहा हूं, ये कह रहे नहीं आसिम वकार गोश्त नहीं, ये नहीं, इनका कहना है कि अल कबीर काट सकता है, सतीश सब्बरवाल काट सकते हैं जानवर, अलदुआ वाले काट सकते हैं जानवर। तो मैं आपकी बात को समझूं कि अगर आप फाइनेंशियली सक्षम हैं, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आपका बड़ा व्यापार है और अगर आप कैपेबल हैं चंदा देने के लिए, तो आप धंधा कर सकते हैं। अब मेरे मुंह की बात तो आप खुद ही कह दे। नहीं, मैं आपके मुंह की बात नहीं, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। अगर ये आपके मुंह की बात है या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आप ये कह रहे हैं, मैंने सिर्फ स्पष्ट शब्दों में आपकी बात को रखा है, तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि चंदे की शुरुआत अभी आप ही ने की थी। देखिए बात समझिएगा, पार्टियां यहां तक पहुंचती हैं, उनके भी अपने खर्चे होते हैं, और कुछ पार्टियां जो होती हैं वो शरीफ होती हैं और कुछ जो होती हैं वो उग्र होती हैं। जो उग्र लोग होते हैं वो उग्रता से पैसा कमाते हैं। अब आप ये चेक कर लीजिए कि कौन से स्लाटर हाउस ने और कौन से बीफ और मीट व्यापारी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका आंकड़ा निकाल लीजिए। आप पास तो होगा, मेरे पास तो शायद ना हो। देश की सबसे उग्र पार्टी कौन सी है? अब आपने उग्र शब्द इस्तेमाल किया, जो सबसे ज्यादा गोश वालों से चंदा लेती है। कितना सेफ चलते हैं आप, फिर बी टीम के एलिगेशन लगते हैं तो आपको थोड़ा सा बुरा लग जाता है। आप सी टीम कह दीजिए, डी टीम कह दीजिए, ई टीम कह दीजिए, एफ टीम, जिसमें आप खुश हो वो कहिए। मैं खुश नहीं, मैं तो आपसे जवाब चाह रही हूँ, और हो सकता है अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे खुल के बोलेंगे तो शायद बाहर बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाए। जी, मैं इरिटेट भी नहीं होता हूँ, मैं उतावला भी नहीं होता हूँ। ये अच्छी क्वालिटी है। मुझे ये पता है कि मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है और कहाँ रुक जाना है। ये अच्छी बात है और मैं चाहूंगी आप इसे मेंटेन रखें ताकि लंबा सफर तय हो। और इरिटेट होने जैसा कुछ है भी नहीं। जी, मुझे लग रहा आप हो गए। जी, इरिटेट हो गए? हो गया मैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। जनता को डिसाइड करने दीजिए। ठीक है जी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यूपी के लिए कितना तैयार हैं आप? यूपी के लिए तैयार हैं, फिलहाल तो मैं तो तैयार हूँ। इस बार पार्टी अकेले लड़ेगी या सब अभी कुछ तय नहीं। It's too early? अभी 80-20 की बात हो रही है जी, मोस्टली यही बात होती है। आप किस तरफ? अभी तो बिहार चुनाव है, उसको देखिए उसके बाद। यस। अच्छा, पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था तंजीम फातिमा जी का। मैं दो चीज़ें जोड़ूंगी। एक मुख्तार परिवार के यहाँ ओवैसी साहब गए थे और वो समय भी बहुत पेनफुल था मिलने के लिए, कंडोलेंस के लिए। उसकी बड़ी चर्चा हुई थी उस तस्वीर की जो आई थी। दूसरा, एक अभी 2 दिन पहले तंजीम फातिमा का स्टेटमेंट आया था कि उन्हें सिर्फ अल्लाह से भरोसा है। आजम खान, बहुत सारे मामले हैं जिसको लेकर अभी जेल में बंद हैं, और एक ऐसा लीडर जिसे एक समय पर एज अ चीफ मिनिस्टर ही माना जाता था, इस तरह का उस दौर की पॉलिटिक्स थी। कभी आप उस फैमिली के पास गए, कभी जाने का सोचा, या एक साथ के तौर पर जब मुस्लिम लीडरशिप की बात होती है, क्योंकि उसका जो प्रेजेंस है वो घटता जा रहा है, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, देश में भी नेतृत्व कम हो रहा है, तो उसे बचाने की जरूरत है? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे आजम खान साहब, उसी के विधायक हुआ करते थे, सांसद भी उसी पार्टी से थे, और मैं समझता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ तो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं। अखिलेश जी की छवि उन्हीं की पार्टी के मुसलमान लीडर से जाके अगर पूछिएगा तो आपको कैमरे पे कुछ मिलेगा और पीठ पीछे कुछ मिलेगा। आपका अपना एक्सपीरियंस, अखिलेश यादव किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो समाजवाद है जो पहले था उस पार्टी में? देखिए, मुझे किसी ने अब्बास अंसारी साहब का एक वीडियो भेजा था,
अभी जिनकी सदस्यता गई है, हाँ। अफजाल अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो कई जगह तो मैं आपको सुना भी दूंगा। वो अब्बास अंसारी साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, उसमें अब्बास अंसारी साहब कैमरे पर बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कमरे में बना लिया हो, कैमरे पे खड़े होकर किसी को इंटरव्यू दे रहे थे और अखिलेश जी के लिए उन्होंने वो वाली लाइन इस्तेमाल की थी जिससे सबसे ज्यादा नफरत अखिलेश जी को है, और उसके बाद भी वो उसी पार्टी में है। क्या लाइन थी? मुझे लगता है अखिलेश जी को पता होगा। नहीं, हमें पता चलना चाहिए, हमारे दर्शकों को। हो सकता है हमसे मिस हो गया हो। वो कुछ इस तरह बोल रहे थे कि जो ना हुआ उनका क्या होगा आपका, इस तरह से करके कुछ बोल रहे थे। छोड़िए, इसको जाने दीजिए, अच्छी बात नहीं है। समाजवादी वाले अगर मुझसे कहेंगे तो मैं वीडियो दूंगा उनको। लेकिन बहुत से मुसलमान हैं जो मानसिक तौर पर सेटिस्फाई नहीं है। बट उनका झुकाव तो एसपी की ही तरफ है ना। अभी भी हमने जो जनरल इलेक्शन देखा है, अच्छा समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए। बीजेपी तो देती ही नहीं है, नहीं है ना, विधानसभा में। नहीं, आप यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए किस पार्टी ने नहीं, ज्यादा नहीं, टिकट सबसे दिए? ज्यादा नहीं दिए। सबसे ज्यादा नहीं दिए। सबसे ज्यादा टिकट देती है मायावती, 88, यस, है ना। समाजवादी पार्टी के ज्यादा विधायक जीते नहीं। बात जीतने हारने परफॉर्मेंस की नहीं आ पाई उस तरह से, हारने की नहीं हो रही है। और मुसलमानों का भरोसा मायावती की तरफ भी नहीं है। देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम, एसपी की तरफ क्यों है? एक बड़ी प्रॉब्लम बताऊं। हाँ, मुसलमानों की पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो अपनी लीडरशिप तय नहीं कर पा रहा है। मुसलमान बहुत कंफ्यूज्ड है इस वक्त। रीजन पहले तो आपको बेस समझा दूं। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो मुसलमानों के लीडर, यहाँ मुसलमानों के रहनुमा अखिलेश जी कहलाते हैं। लेकिन जब बिहार पहुंचते हैं तो अखिलेश जी जीरो हो जाते हैं, वहां लालू जी हैं। लेकिन जब कैमरा लेकर हम और आप चलते हैं और बंगाल पहुंचते हैं तो वहां ना लालू हैं, ना तेजस्वी हैं, ना अखिलेश जी हैं, वहां ममता बनर्जी मुसलमानों की लीडर है। और जब हम लोग यहां से निकलते हुए घूमते हुए बंबई पहुंचते हैं तो हम मुसलमानों की मजबूरी समझिए आप कि किस कदर अंदर से हम मजबूर हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो शिवसेना हो गई, उद्धव ठाकरे। वो उद्धव ठाकरे जिनके वालिद ने ये कहा कि हमें गर्व है शिवसैनिकों पे कि हमने मस्जिद गिराई। आज मुसलमान इस कदर मजबूर है कि वो क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी लीडरशिप तय नहीं कर पा रहा है। और कांग्रेस जो पूरे भारत में है, कहीं लालू अखिलेश के साथ जा रही है, कहीं तेजस्वी के साथ है, और जब महाराष्ट्र पहुंचती है तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। स्टेट के हिसाब स्टेट से वाइज, पॉलिटिक्स। और यस। अब अगर जब आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर गणेश जी को जैसे बहुत मानते हैं, यहाँ आते हैं तो हम राम जी की बात होती है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, और उसका मैं आपको यही समझा रहा हूँ, मुसलमानों को अपनी लीडरशिप डेवलप करना होगी। कौन कराएगा? मुसलमान खुद करेगा। कैसे करेगा? और जिस दिन मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप मजबूत कर ली, अपने को स्ट्रांग कर लिया और मुट्ठी बंद कर ली, मैं आपको यकीन बता रहा हूं आपसे कि हर स्टेट में मुसलमान का डिप्टी सीएम और सीएम होना जरूरी हो जाएगा। अब आप इतने लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुस्लिम्स की ही मैं बात करूं, कहाँ लीडरशिप दे पाए आप मुझे बताइए। वो एक्सप्लेन क्यों, जो मेरी शुरुआत में बात हुई थी। अब आप देखिए कितना डिरेल है सब कुछ। कौन करेगा? क्या बहुत रिस्की हो गया है? आप लोग क्यों नहीं बात करते कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मुस्लिम्स को टिकट नहीं देती हैं? नहीं, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। जितनी जागरूकता हो सकती है उतनी की जा रही है। लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बात होती है पर्सनली। ये बात तो मुसलमानों को खुद भी समझना होगी। मैंने एक लाइन बहुत जोर दे के बोली, आपने सुनी नहीं। मैंने कहा जिस दिन मुसलमान मुट्ठी की तरह बंद हो गया पूरे देश में, तो उस दिन बंगाल में भी डिप्टी सीएम मुसलमान होगा, बिहार का डिप्टी सीएम भी मुसलमानों का। हम आपसे सीएम नहीं ले रहे हैं कुर्सी। और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी को ऐलान करना पड़ेगा कि फला मुसलमान को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, और दिल्ली में भी बनाना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में भी बनाना पड़ेगा। हो सकता हो कांग्रेस को इतना मजबूर हो जाए अगर हम मुट्ठी बंद कर लें कि कांग्रेस को महाराष्ट्र का सीएम मुसलमान अनाउंस करना पड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भी मुसलमान डिप्टी सीएम हो सकता है। सुनिए वकार, लेकिन मुसलमान इस बात को समझने में तैयार नहीं है मैडम। नहीं, मुसलमान या तो बहुत ज्यादा बेबस हो गया नहीं, देखिए सारी प्रॉब्लम्स की अगर हल चाहते हैं आप, अगर आप चाहते हैं हल,
तो आपको सियासी तौर पर मजबूत होना होगा। आपके जब पास तक क्या कि उसका आप प्लान, सियासी तौर क्या पे क्या मजबूत, प्लान है आपके पास? चलिए, आपने एक मुट्ठी की बात कर ली। आप फेथ, आप ही नहीं, आप 60 सीट्स पे लड़े ना आप, नहीं नहीं, हम यूपी में लड़े ना, 98 पे हाँ लड़े ना, थे। क्या परफॉर्मेंस रही? नहीं, 0 रही। तो आप नहीं फेथ गेन कर पाए उस तरह से। मायावती की आप बात करते हैं, जिस तरह से टिकट बंटवारे होते हैं, वो माना जाता है कि ऑपोजिशन को ज्यादा नुकसान हो जाता नहीं है, देखिए, मायावती के बारे में, एनालिसिस होती नहीं है, नहीं, बीजेपी को बेनिफिट हो जाता है, मायावती जी के तो बारे में, ऑपोजिशन ही एकजुट नहीं हो पा रहा। मायावती जी के बारे में एक बात बोल दूं कि मायावती जी जिस नौबत पे पहुंची हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। एक होता है टिकट देना, एक होता है टिकट बेचना। जब आप टिकट देते हैं तो आप बेहतर से बेहतर नेता लाते हैं। आपके सामने 10 लीडर खड़े होते हैं तो जो सबसे टॉप लीडरशिप होती है आप उसको टिकट देते हैं। लेकिन जब आपके सामने टिकट बेचने का सवाल खड़ा हो जाता है तो आप लीडरशिप छोड़ देते हैं, सबसे महंगा टिकट खरीद सकता है आप उसको देते हैं। तो जब आप अपना सामान बेचेंगे तो आपकी गिरावट आएगी ना आपके सियासत में। आपने मायावती की पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन किया है, टिकटिंग पे सवाल उठाया है। इससे मेरे दो सवाल हैं। एक तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ आपने कहा कि बहुत ही डाउनफॉल में है, है, डाउनफॉल ठीक है। है। क्या उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है? बीएसपी खत्म हो चुकी है यूपी में हाल फिलहाल में? नहीं, इस बात को मैं नहीं मानता, इस बात को मैं नहीं मानता। चंद्रशेखर रावण का उभार, मैं इस बात को भी नहीं मानता। आकाश आनंद के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई पिछले दिनों, अब ये तो उनका अपना जाती मामला है मायावती जी का, उस पर तो मैं उनके घर के मामले में न जानता हूं ना मैं बोलूंगा। लेकिन अभी चंद्रशेखर रावण को 20 साल लगेंगे मायावती का बदल बनने में, आसपास आने में भी। 20 साल कम से कम, इससे पहले नहीं आ सकते। तो वो तो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा अभी परसों ही क्या हुआ था प्रयागराज में, कल क्या हुआ था हाउस नहीं, अरेस्ट को लेकर, फिर उसके बाद स्पेसिफिक मुद्दों पर वो जा रहे हैं। तो आप एक भविष्यवाणी कर दीजिए चंद्रशेखर रावण पर। नहीं, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि लोगों को यकीन बना अभी उन पर नहीं हो पा रहा है पूरी तरह। वो नाकाबिले यकीन बने हुए हैं अभी। रीजन? ये तो वही बताएंगे कि उनकी कुछ कार्यप्रणाली ऐसी होगी। मुझे खुद उन पर यकीन नहीं है पूरी तरीके से। बात हुई होगी आपकी। नहीं, वो अलग सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। बीएसपी वापस खड़ी होगी या अभी बहुत मुश्किल है? और आपने कहा टिकट बेचती हैं, क्या टिकटें ऐसी दी जाती हैं कि किसी पार्टी विशेष को फायदा हो? मैं खाली उनको नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं कि जो लोग टिकट बेचते हैं वो जेब देखकर बेचते हैं, और जो लोग टिकट देते हैं नेता को वो उसकी ताकत देखकर, उसकी अकल देखकर देते हैं। मैं आज आपसे एक बात बहुत छोटी सी कहने जा रहा हूं कि जब बेवकूफ बोलने लगे और अकलमंद खामोश होकर सुनने लगे तो समझ लीजिए बर्बादी बहुत करीब है। अब बीजेपी को बेवकूफ कह रहे हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब मैं बोलने लगे वकार साहब सुनिए एक सेकंड, और अकलमंद खामोशी से सुनना शुरू कर दें आपके तो समझ लीजिए बर्बादी बहुत करीब है। सुनिए, आप एज में, एक्सपीरियंस में हर तरह से मुझसे बहुत आगे, बहुत सारी डिबेट्स आपकी देखी। मैं ये एक चीज फील कर रही हूँ, हो सकता है आप मुझे इस पे करेक्ट करें, आप बहुत नाप तोल कर बोल रहे हैं बीजेपी के लिए। ऐसा क्यों है? इतना इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? आपको अच्छी लगती है योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स, द स्टाइल ऑफ योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स आपको पसंद है? सबसे ज्यादा विरोध तो मैं ही करता हूँ, और सबसे ज्यादा विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों का हमारे ही नेता करते हैं, असद ओवैसी साहब। अच्छा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? पब्लिक डोमेन में एक चीज है कि जो नेता बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, पर ओवैसी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका आप एक उन लोगों को जवाब दे दीजिए जो ऐसी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? बीजेपी ने किसके खिलाफ कार्रवाई की? लालू जी को कांग्रेस ने जेल भेजा था, तेजस्वी आज भी बाहर है। बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया। तो बड़ा लोग पूछते हैं कि लालू जी को तो कांग्रेस ने जेल भेजा था, तेजस्वी साहब जेल नहीं गए, बड़ा आरोप लगे उनके ऊपर। ममता बनर्जी भी आज तक जेल नहीं गई, अभिषेक बनर्जी भी जेल नहीं गए, उद्धव जी भी जेल नहीं गए, मायावती भी जेल नहीं गई, अखिलेश जी भी जेल नहीं गए, डिम्पल जी पे भी कार्रवाई नहीं हुई, धर्मेंद्र जी पे भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवाल अगर हम पूछें कि इन सब पे तो कार्रवाई नहीं हुई
और ये बोलते भी नहीं है। लोकसभा में जब वक्फ बिल आया तो सबसे जबरदस्त विरोध अगर किसी ने किया तो MIM ने किया, असद ओवैसी साहब ने किया, और सबसे ज्यादा अगर मस्खरापन किसी ने किया तो अखिलेश जी ने किया। मस्खरापन कैसे? वक्त पे बोले ही नहीं, वो तो हंसते रहे। क्या आपको लगता है समझ नहीं पाए थे? नहीं, सोचिए आप तो क्या माना जाए कि बीजेपी से मिले हुए हैं, और जो लोग ये सवाल उठाते हैं उन पर खुद पे कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सबके ऊपर केस पहले से चल रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के, आय से अधिक संपत्ति केस सब पर है, सबको नोटिस है, और उसके बाद अगर जेल नहीं जा रहे हैं तो अब MIM सवाल पूछ रही है कि क्या रिश्ता है बीजेपी से आपका। आप अपना तो बता नहीं रहे, हालांकि वो लोग सुन रहे होंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ इस पर जवाब देंगे। हम बकायदा उम्मीद की नहीं हो रही है। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, जो लोग सवाल उठाते हैं ओवैसी साहब पे, वो खुद बताएं कि वो जेल क्यों नहीं गए, कैसे बचे हुए हैं। ये तो सवाल पूछेगा, देश पूछेगा। हर तरह के सवाल होने चाहिए पब्लिक डोमेन में। अच्छा, थोड़ा नेशनल पे आ जाते हैं। पहलगाम किसका फेलियर था? देखिए, देश की सुरक्षा देश की सरकार के हाथ में है। हमारी सीमाएं हमारी फौज के हवाले हैं, हमारी इंटेलिजेंस भारत सरकार के हवाले है। इतना बड़ा कांड करने के बाद आज तक वो आतंकवादी वो पकड़े नहीं गए, वो मारे नहीं गए, वो कहाँ हैं, इधर हैं, उधर हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो इसके लिए फेलियर तो हम देश को ही मानेंगे कि देश की एजेंसीज जो है वो फेल हैं। एजेंसीज फेल है? यस। ऑपरेशन सिंदूर किसकी सक्सेस है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खाली एक बात बोल दूंगा कि रुकना नहीं चाहिए था मोदी जी को। मोदी जी क्यों रुक गए हैं, इसका जवाब तो उनको इलेक्शन में देना पड़ेगा। जनता चुप है, पूछ नहीं रही है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। 140 करोड़ में से 140 करोड़ के दिल में ये टीस है कि जब हम पहुंच गए थे अंदर तो हमको वहां बैठना चाहिए था। अभी किसके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर रोका गया? सीजफायर क्यों हुआ? आपको क्या लगता है? आपके पास भी इनपुट्स होंगे, आपके नेता मुझे क्या लगता है, मैं तो जो वही सुनता हूँ जो आप लोग सुनाते हैं। ट्रम्प ने 11-12 बार बोला, अभी फिर बोल दिया उन्होंने कि हमने कराया। अब तक तो ये है कि शायद 20 बार बोल दिया। 20 बार बोल दिया, तो एक आदमी उसको जवाब नहीं दे पा रहे। भारत सरकार को चाहिए कि उनका दिल्ली में बैठा हुआ जो एम्बेसी है अमेरिका की, वहां के ऊपर भारत के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक बंदा जाए और उनको लिख कर दे कि तुम्हारा प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है, तुम्हारे कहने पे सीजफायर नहीं हुआ। इतना नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है क्या रीजन है? लीडरशिप प्रॉब्लम? अब कहीं तो कमजोरी है, कहीं तो डर है। लेकिन मुझे लगता था कि आप शायद इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि जिस डेलीगेशन का हिस्सा ओवैसी साहब थे और उनकी काफी तारीफ हुई है, मैं उसको बार बार प्रेज भी कर रही हूँ, तो उनके पास तो इनपुट्स होंगे, कुछ आपसे बात हुई होगी। और यहाँ तो यूपी में सबसे फेमस फेस आप ही हैं AIMIM का। आपकी बात सही है, लेकिन जो सवाल हमने खड़ा किया है वही सवाल सब लोग खड़ा कर रहे हैं कि किसके कहने पर आपने किया। भाई सीधी सी बात है, सीजफायर होता है दो देशों के बीच में तो मुद्दे तय होते हैं, मसले तय होते हैं, डिमांड्स होती हैं, कुछ वो मांगते हैं, कुछ हम मांगते हैं। कौन से पेपर पर दस्तखत हुआ? क्या हमने हाफिज सईद को मांगा? क्या हमने ज़कीउर रहमान लखवी को मांगा? क्या हमने दाऊद की डिमांड की उनसे? क्या हमने मौलाना मसूद अजहर की डिमांड की उनसे? हमने नहीं की, तो किस बात का सीज फायर? ये बात तो मोदी जी को और अमित शाह साहब को बताना पड़ेगी देश को। उम्मीद करते हैं कि वैसे किन मुद्दों पर सीज फायर किया आपने। उम्मीद करते हैं कि इन मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। अभी इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैंने देखा आपकी बहुत अच्छी इसमें रुचि भी रही और बहुत सारे वीडियोस आपके वायरल हुए थे। आपको समझ आया भारत का स्टैंड किधर था? सरकार का स्टैंड तो मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी को समझ में नहीं आया। खुद सरकार के मंत्रियों को समझ में नहीं आया, विधायकों को, उनके नेताओं को समझ में नहीं आया। हाँ, देश की जनता का स्टैंड है, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं। सोशल मीडिया पर खामनेई उनको थैंक्स वाला एक पोस्ट तो कर रहे हैं लोगों को, जो जिन लोगों ने सपोर्ट किया। जी। गल्फ की पॉलिटिक्स में मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेती हूँ, ईरान वाकई चैलेंज है बाकी देशों के लिए? जबकि गल्फ के बारे में एक और चीज कही जाती है कि वो धर्म से ज्यादा धंधे को तवज्जो देते हैं। सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया? अमेरिका ने।
अटैक भी उसने किया। सबसे पहले परमाणु हमला किसने किया? अमेरिका ने। सबसे ज्यादा परमाणु हमले में लोगों को किसने मारा? अमेरिका ने। तो सबसे ज्यादा खतरा कौन है देश दुनिया के लिए? बोलिए। अमेरिका। 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 सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? अमेरिका। भाई मैं आपके घर में घुस जाऊं, वो आपका सारा सामान निकाल लूं कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मैं रहता हूं कानपुर में, और मैं लखनऊ आके घुस जाऊं आपके घर में, तो गुंडा मैं हूं या आप हैं? लेकिन उसमें एक चीज और है, 18,000 किलोमीटर दूर से आकर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया, 22 लाख की आबादी को बेघर कर दिया, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को और औरतों की हत्या कर दी, नरसंहार कर दिया। उसके बाद भी अगर लोग इजराइल के साथ अमेरिका के साथ खड़े हैं तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर। ये इंसानियत के दुश्मन है, ये किसी देश के प्यार नहीं करते हैं। इसमें एक रीजन और था कि देखिए सेम जो इराक के साथ हुआ, इराक को ही ईरान बनाने की, ईरान को इराक वापस बनाने की कोशिश हुई और दूसरा खामनेई को वापस सद्दाम हुसैन बनाने की कोशिश हुई, ऐसा माना जा रहा है। सेम वही थ्रेट से कि वेपन है, परमाणु बम बना रहे हैं, खतरा है। गल्फ का कोई देश क्यों नहीं बोला ईरान के फेवर में? अच्छा, इराक में जो हुआ था उसमें ईरान ने पीछे के दरवाजे से अमेरिका को सपोर्ट किया था, आपने पढ़ा भी होगा इस बारे में। तो आज वापस उसी जगह पे खड़े हुए, क्या आप मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे थे इंडिया में, इन वर्ल्ड में भी क्या मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम कंट्रीज बटी हुई हैं अपने निजी स्वार्थों में? सीधी सी बात, जो जनता है वो बहुत भोली है, मुसलमान जनता तो बहुत भोली है। पूरी दुनिया में जब फिलिस्तीन पर इजराइल ने हमला किया या यमन पे किया या सीरिया पे किया, तो जो अवाम है मुसलमानों में वो तो इजराइल का विरोध करती है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जो गल्फ में कंट्रीज हैं वो खुलकर अब इजराइल के साथ आ रही हैं, मुस्लिम कंट्रीज। क्या उन्हें डर है कि ईरान पावरफुल हो जाएगा? तो पता नहीं, देखिए अल्लाह से डर लीजिए या बंदे से डर लीजिए या इजराइल से डर लीजिए, पर एक सनक तो है अब ना। जिनको अल्लाह से, जिनको जो लोग इजराइल से डरते हैं, ट्रम्प से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, वो अल्लाह से नहीं डरते हैं मुझे तो लगता है। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो इजराइल से और अमेरिका से कभी नहीं डर सकते। आपने असीम मुनीर की वो लंच वाली फोटो देखी होगी ना? वो तो गद्दार है ना, असीम मुनीर की फोटो आपने देखी ना होगी। आसिम मुनीर तो गद्दार है, उसके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड करते हैं उन्हें, और इसका कैसे एनालिसिस करते हैं आप? नहीं, आसिम मुनीर के बारे में इतना कह दूं कि वो इंसानियत के नाम पे धब्बा है। और पाकिस्तान धब्बा है वो लोग, नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि उनको किसी कैटेगरी में खड़ा किया जाए इंसानों की, जिनके क्या मस्जिदों में हमले होते हों, जिनके क्या कब्रिस्तानों में हमले होते हों, जिनके क्या बेकसूर लोगों को बमों से उड़ा दिया जाता हो, वो मुसलमान कहलाने का लायक थोड़ी ना है। वो दुनिया में मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे जो अपने मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। क्या आप यकीन करिएगा पाकिस्तान की इस बात पे कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए या कश्मीर के मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है? मैं कभी नहीं करूंगा। जो खुद अपने मुल्क में अपने ही मुसलमानों को मस्जिद में बम लगा के उड़ा दे, बच्चों का कत्लेआम करे, ईद पर बम उड़ाए, ऐसे लोगों से क्या आप उम्मीद करती हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कतई नहीं लड़ रहे हैं। बहुत शॉर्ट में, क्या ईरान को परमाणु बम बनाने का अब तो ओपनली लाइसेंस मिल गया? नहीं, बात ओपन लाइसेंस की नहीं हो रही है। जब एक बना रहा है तो दूसरा भी बनाने में कोई एतराज नहीं है। ठीक, अगर वो बना लेगा तो कम से कम इजराइल और अमेरिका बाकी लोगों पे जुल्म करने से डरेंगे। ठीक। अब हम रैपिड फायर एक छोटा सा करेंगे जी। और एक एक शब्द में आप इन नेताओं को डिफाइन कीजिएगा। नरेंद्र मोदी, डिक्टेटर। राहुल गांधी, सीख रहे हैं अभी भी। यस। योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स, और योगी आदित्यनाथ हाफ पॉलिटिशियन हाफ धर्मगुरु। आपको उनकी पॉलिटिक्स पसंद नहीं? कंप्लीट नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स। इतनी योजनाएं चला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, इतना कैंपेन कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा हर महीने एक चार्ट भी आ जाता है कि द मोस्ट फेमस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के किसी स्टेट में, तो उनका ग्राफ बहुत ऊपर होता है। आप एग्री नहीं करते? नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब भी नहीं देना चाहते इसका। अखिलेश यादव, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पीडीए के साथ हैं या पीडीए के खिलाफ हैं? साथ हैं। अभी देखा आपने जातिवाद को, जाति अभी नहीं कथा को लेकर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
यादव कथावाचक को उसका सर मूंडा गया, उसको गंदी चीज पिलाई गई। हाँ, ठीक बात है। और उसके बाद में देखिए यादव वोट उनको 100% मिलता है, नहीं 100 तो 80 तो मिलता ही है। और ब्राह्मण वोट उनको मिलता है 3%, 4%। और जब ये कांड हुआ तो वो अपने ब्राह्मण विधायक क्या पहुंच गए, पहले कभी नहीं गए। जब रामजी लाल सुमन ने बयान दिया करणी सेना के खिलाफ, तो लोगों को लगा कि शायद रामजी लाल सुमन के साथ और दलितों के साथ हैं। लेकिन बाद में कार्यालय में करणी सेना आ गई, समाजवादी पार्टी कार्यालय में करणी सेना को हार पहनाया गया, उनको पगड़ी पहनाई गई, उनकी पगड़ी पहनी, उनका हार पहना। किस बात की लड़ाई है? ना आप इधर हैं ना इधर हैं। तय कर लीजिए कि आप दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं या अपर क्लास के साथ हैं। तो आपको लगता है 27 में सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? वो तो 27 में देखा जाएगा। हम लोग के बिना नहीं बना पाएंगे। अच्छा, तो आप मुसलमानों के बिना नहीं बना पाएंगे। अच्छा, मुझे लगा और AIMIM, मुसलमानों को हक नहीं देंगे तो इसकी लड़ाई फिर से शुरू की। मुझे लगा AIMIM के बिना किंग मेकर शायद आप मुसलमानों के planning बिना कर रहे हो। मुसलमानों के बिना सरकार नहीं बना सकते। और मुसलमानों को हक नहीं देंगे तो सड़क पर आवाज उठाई जाएगी। हम तो अखिलेश यादव निकलेंगे। मुसलमान वोटर्स का शोषण कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, 100 में 100% कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो आजम खान साहब को ऐसे बयान ना देना पड़ते, तंजीम फातिमा को ऐसे बयान ना देना पड़ते। मायावती क्यों शांत है मुझे नहीं पता, लेकिन शी इज गुड लेडी, अच्छी लेडी है। चंद्रशेखर? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। अच्छा, अखिलेश यादव बेहतर या योगी आदित्यनाथ? नहीं, दोनों में कंपटीशन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए दोनों ही बेहतर नहीं है। नरेंद्र मोदी अच्छे या राहुल गांधी? मुसलमानों के लिए मैं कह तो रहा हूँ ये दोनों ही अच्छे नहीं है। मुसलमान को अगर चाहता है कि उसको इंसाफ मिले तो उसको अपनी लीडरशिप डेवलप करना होगी। और जिस दिन मुसलमान इकट्ठा एकजुट हो गया, एक मुट्ठी में आ गया, उस दिन ये सब मुसलमानों के हक को देने के लिए राजी हो जाएंगे, हुकूक देंगे उनके। और असदुद्दीन ओवैसी? इज बेस्ट मैन, बहुत अच्छे इंसान है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, खुलकर आपने बात की। तो वसीम वकार साहब थे हमारे साथ, हमने लगभग हर मुद्दे पर बात की है और एक कंक्लूजन निकला कि पड़ोस में पाकिस्तान और देश में मुसलमान ना हो तो शायद बीजेपी की पॉलिटिक्स पर सवाल होगा। अखिलेश यादव मसीहा बनते हैं PDA के, लेकिन वो बड़े चुन चुन के मुद्दे उठाते हैं। मायावती को एक्टिव होना चाहिए और चंद्रशेखर को अभी 20 साल लगेंगे वापस तो नहीं, पॉलिटिकली खड़ा होने में, लोगों का विश्वास जीतने में। वैसे आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।